आप सभी लोगों को केएन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश करते हैं। ये क्वेश्चन ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इन सभी क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं तो समझ लीजिए यूपी बोर्ड में गणित में आपको 100% पास होने ही होने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए 4 ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है, इसमें से आपको कौन सा जवाब सही लगता है। देखिए ए, बी, सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए ये है 156, क्या है 156 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो आपको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 तियां आपको क्या मिलेगा 39। ठीक है, 13 तियां 39 चौक को आप करेंगे तो 156 आपको मिल जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, ये आपके अगर ऑप्शन में है तो आपका जवाब एकदम सही होता है। देखिए ये ऑप्शन आपका सेकंड वाला है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, एंड बी ऑप्शन इज राइट। आपका सवाल नंबर 1 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और इसे हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। लिखा यदि 65 और 117 के HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा। आइए इसे भी हल किया जाए, हल करके देखा जाए। आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि 65 यानी 65 का पहले एलसीएम गुणनखंड कर लीजिए और 117 का गुणनखंड कर लीजिए। यदि आप 65 का गुणनखंड करते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोगों को मिलता है क्या 5 इंटू 13। ठीक है, 65 का एक गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका 117 का गुणनखंड किया जाए तो 117 का आप जब गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए HCF का रूल्स होते हैं। HCF क्या होता है, जिसमें जो 2 फैक्टर मिलते हैं वही HCF होता है। बाकी LCM के लिए क्या होता है कि जो मिलता है उसको भी ले लिया जाता है और जो नहीं मिलते हैं उसको भी। तो हम इसका HCF जो देखेंगे, आपको फैक्टर क्या मिल रहा है 13 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। ओके, और LCM के लिए क्या होता है, आप यहीं पर दोनों चीज सीख लीजिए। LCM हमने अभी बताया, जो फैक्ट मिलता है उसको ले लिया जाता है और जो नहीं मिलता है उसको भी ले लिया जाता है। ये इस प्रकार से आपका LCM ज्ञात होता है। ओके, ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया LCM। लेकिन हमसे सवाल क्या बोला, यदि 65 और 117 के HCF 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किए जाए तो m की वैल्यू क्या होगी। ये देखिए आपका ऑप्शन हो गया 4, 2 एंड 1 एंड डी। इसमें से क्या हो सकता है, चलिए इसको हल करके देखा जाता है। ध्यान दें, बोल क्या रहा है, इसका हमको HCF क्या मिल गया 13 यानी कि 13 मिल गया। यही हमसे बोल रहा है कि 65 यम माइनस 117 बराबर किसके है 13 के है। यही बोल रहा है ना कि इसका LCM HCF इस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो HCF तो हमको 13 मिल गया, तो इसी को हल करते हैं। 65 यम इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए माइनस 117 है, उसको इधर लेके चला जाए तो इसको 13 प्लस 117 हो जाता है। तो इसको ऐड कर दें तो हो जाएगा क्या बच्चों, तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा आपका 65 यम इजकल टू, इसको ऐड कर लीजिए तो 113 आ जाएगा, यानी 130 आ जाता है। तो अब देखिए जो 130 आता है यानी m बराबर हमको मिला क्या 130 बाई क्या 65, इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2, यानी m की वैल्यू आपसे पूछा है। देखिए m की वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है और आपका 1 दिया है। ठीक है, एक 3 भी दिया है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, बी वाला है, यानी बी इज ऑप्शन। ओके, बहुत ही देखिए लाजवाब क्वेश्चन है। आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझते चलिए, आप समझते चलेंगे तो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा बोर्ड में नंबर मिलने वाला है। एक बार फिर से देख लें क्या करना है। पहले हम क्या करेंगे 65, देखिए 65 और 100 कहाँ गया, आप यहाँ देखिए 65 और 117 का आप क्या कर लेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे, फिर इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF वो होता है जो दोनों में फैक्टर मिलता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है, वही क्या आपका होता है HCF। और LCM में क्या होता है, जो फैक्टर मिलता है उसको भी लिया जाता है
और जो उसमें शेष बचते हैं उन सबको भी ले लिया जाता है। तो ये आपका एलसीएम इस तरीके से निकाला जाता है। किसी भी सवाल का एचसीएफ और एलसीएम इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल आपको दिया था कि 65 और 65 माइनस 17 के रूप में किसके एचसीएफ को, यानी इन दोनों का, इस 65 का और 117 का एचसीएफ को कैसे प्रदर्शित किया जा रहा है, 65 माइनस 117 के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इन सब का एचसीएफ आया कितना 13, तो ये इससे कोई बटे में हमने बराबर में हमने ले लिया 13। अभी 117 को क्या किया जाए, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 65 बराबर 13 प्लस 117 हो जाता है। तो 65 बराबर बच्चों आपका हो गया 130। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 130 बटे 65। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, जो आपको यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। कर कोई भी धनात्मक पूर्णांक को, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया है, ए p दिया है, बी वाला दिया है p+1, सी वाला 2p दिया है और डी वाला आपको 2p+1 दिया है। तो बोल रहा है इसमें विषम पूर्णांक कौन सा होगा। देखिए विषम पूर्णांक की जब बात करेगा तो 2p+1 हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा 2p+1। देखिए कैसे होता है 2p+1, हम कैसे कह सकते हैं, इस पे विचार किया जाए। क्योंकि 2p+1 कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए हमने 2p+1 लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 2p की वैल्यू हमने क्या लिया 6 ले लिया, +1 किया, ठीक। तो 6 दूना 12 + 1 कितना हो गया आपका 13। 13 क्या है, ये विषम पूर्णांक है। 13 क्या है, विषम पूर्णांक। अगर यहीं पर जैसे ये धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए ये कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो अगर आपसे यहीं पर पूछ दे सम, ठीक है, धनात्मक सम पूर्णांक पूछ दे, ये बात ध्यान रहे, धनात्मक सम पूर्णांक पूछ दे, कुछ नहीं करना है आपको, केवल 2p कर देना है। p की वैल्यू कुछ भी लिया जाएगा तो वो धनात्मक सम पूर्णांक ही आएगा। कैसे, देखिए अगर मान ले हमने ले लिया 2 गुणे 13, तो आपका क्या हो गया 26। तो ये धनात्मक सम पूर्णांक हुआ है, नहीं हुआ। अगर 2 बराबर 2 × 5 ले लिया तो हो गया 10, ये भी धनात्मक सम पूर्णांक हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रकार से कोई भी सवाल पूछे आपसे, अगर धनात्मक विषम पूर्णांक पूछता है तो आप 2p+1, जैसे ऑप्शन नंबर डी आपका है, ठीक है। अगर सम पूर्णांक पूछता है तो 2p केवल लिख देंगे, आपका सम पूर्णांक हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि 4 निम्न में से ऐसी कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए सअभाज्य क्या होता है, सअभाज्य का मतलब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, सहअभाज्य क्या, सहअभाज्य संख्या या युग्म। सहअभाज्य युग्म वह युग्म होता है, ध्यान दें, कि जिसका मस, जिसका क्या हो मस यानी HCF आपका कितना है 1 है। जिसका HCF 1 आता है वह आपका क्या होता है सहअभाज्य संख्या होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर हम 14 और 35 का करते हैं तो बच्चों इसका HCF आपका 7 मिलेगा, ओके। अगर 31 और 93 का करते हैं तो यहाँ HCF आपको 3 मिलेगा। यदि हम 18 और 25 का करें तो आपको HCF आपको 1 मिलेगा। देखिए इसमें अगर 18 और किसका 25, इस सब का अगर गुणनखंड करते हैं तो आता है कितना 2, ठीक है। 2 × 3 × 3 हो गया। अब यहाँ पर देखें 5 × 5, इसमें कोई फैक्टर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जिसमें कोई फैक्टर नहीं मिलता उसका HCF क्या होता है 1 होता है। जिसका कोई फैक्टर नहीं मिलता उसका HCF क्या होता है 1 होता है। तो बताइए इसमें आपका सहअभाज्य संख्या का युग्म कौन सा होगा। आप सभी लोगों को हल करके बता दिया गया। आप इस सभी लोगों को ये भी दिखा दिया गया कि सहअभाज्य कौन होता है जिसका HCF 1 होता है। तो इसमें देखिए आपको HCF किसमें 1 मिल रहा है, इस बी वाले ऑप्शन में। तो बी इज राइट आंसर, ओके। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को ये सब सवाल आप ही लोगों के लिए बताया जा रहा है। आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में पूरी तरह शेयर करने का कोशिश करिए। हम आप सभी लोगों के सामने एक एक चैप्टर का एकदम फलूदा बना के आपको दे देंगे। आप सभी लोग सही तरीके से इसका अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद आप सभी लोगों को पूरी तैयारी, बोर्ड की पूरी गणित से रिलेटेड और विज्ञान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको होंगे वो सब हमारे पास आप सेंड करिए। हम आप सभी लोगों को इसका बारी बारी जवाब दे दिया करेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे प्यारे साथियों बोलता है, दिया है HCF 252 और 594 का 18, ठीक है। आपको 252 और 594 का HCF कितना दिया है, 18 दे दिया है, और LCM आपसे कह रहा है कि 252 और 594 का LCM ज्ञात करिए। ध्यान दें हमारे प्यारे बच्चों, होता क्या है, दो संख्याओं, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप आसानी से किसी भी प्रकार के सवाल को हल कर सकते हैं। लिखा है, ध्यान दें, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्या आपको दिया हुआ है, दो संख्या आपको कौन कौन सी दी हुई है, ध्यान दीजिए, 252 गुणे में 594 बराबर LCM आपसे पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। HCF देखिए आपको दिया हुआ है 18, तो HCF आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप LCM ज्ञात करते हैं तो HCF बटे में आएगा, अगर आप HCF ज्ञात करते हैं तो LCM बटे में आ जाएगा। तो हमको LCM चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 18 से, देखिए कितना होता है, 18 कम 18 बच गया 7, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 7, क्योंकि 18 कम 18 करेंगे, 25 में से 18 निकालते हैं आप तो आता है 7। तो अब ये हो गया 72, 18 चौक को 72 गुणे 594, ओके। तो अब आपका LCM जो होता है वो क्या हो जाएगा, 594 गुणे अगर आप 14 करते हैं, 594 गुणे 14 करते हैं तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, इसका गुणनफल करके आप जवाब दे सकते हैं। ध्यान से गुणा कर लीजिए और इसका जवाब आप लोग फटाक से हमको दे दीजिए, कितना हो सकता है इन दो, इस सब का LCM जल्दी जल्दी बहुत जल्दी गुणा करिए आप लोग, बहुत अच्छे आप लोग स्टूडेंट हैं। इसका हो जाएगा 83, इसका जवाब देखिए क्या हो जाएगा, 83 और 16। इसका जैसे ही आप गुणा करेंगे 14 और 594 का, तो 83 क्या 16, यानी 8316 इसका LCM हो गया। दिस आंसर इज राइट, ओके। इस तरीके से आप सभी लोगों को LCM HCF कुछ भी ज्ञात करना होगा, चाहे दो संख्या हैं, एक संख्या नहीं दी है तो आप आसानी से दूसरी संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, A इंटू B इजकल टू LCM इंटू HCF। अगर आपको AB की वैल्यू मालूम है, जैसे यहाँ पर A और B की वैल्यू दिया हुआ है, तो आप AB बराबर LCM इंटू HCF कर लें। अब देखिए LCM और HCF दिया है, LCM और HCF दिया है, तो आपको मान लीजिए A नहीं दिया है, B दिया है, तो B को बटे में कर लीजिए, आराम से आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए हम बताते हैं आपको, यहीं पर थोड़ा सा देख लिया जाए। तो आपको B बराबर निकालना हो तो LCM इंटू HCF अपान आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पर A। ये इस तरीके से भी ज्ञात किया जा सकता है। चलिए हमारे प्यारे साथियों अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करीब 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये सिद्ध करना है कि 5 प्लस करीब 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, पहले ये समझेंगे तब हमको अपरिमेय। परिमेय संख्या वो होती है जो P बाई Q के रूप में होती है, Q के रूप में होती है, इतना आप जानते होंगे, ठीक है, पढ़े हैं आप लोग होंगे, ठीक है। P बाई Q के रूप में जो होंगे वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे माना, माना माना क्या लिखेंगे, माना 5 प्लस करड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ओके। P प्लस Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ध्यान दें थोड़ा सा इधर, जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं ना इसको 5 प्लस √3 इजकल टू P बाई Q, इस रूप में लिख सकते हैं, कोई डाउट है नहीं है। तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं क्या,
करड़ी में 3 इजकल टू, लिख सकते हैं ना, करड़ी में 3 इजकल टू P/Q लिख सकते हैं, P/Q माइनस 5। ओके, ये 5 जो है उधर चला जाएगा तो हो जाएगा P/Q माइनस 5। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसको हम अपर में कैसे करेंगे। अब हम देखते ये हैं कि जहाँ यहाँ पर ध्यान दें कि हम देखेंगे क्या P/Q, ठीक है, और P/Q और ध्यान रखने की बात है P/Q और -5, P/Q और -5 क्या है, परमेय संख्याएं हैं। क्या है, परमेय संख्याएं हैं। ध्यान दें, जब ये परमेय संख्याएं हैं तो इनका अंतर भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा, तो इनका अंतर भी क्या हो सकता है, इनका अंतर भी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, होगी या हो सकती है, कह सकते हैं कि हो सकती है। ठीक है, इनकी हो सकती है, कोई दिक्कत है। तो अब इस तरीके से देखा जाए बोल रहा है कि परमेय संख्या है, तो इस तरीके से देखा जाए कि करड़ी में 3 भी क्या हो जाएगी, करड़ी में 3 भी क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। ओके, परंतु ये क्या है, नियम के विरुद्ध है, परंतु ये क्या है, नियम के विरुद्ध है। ठीक है, परंतु ये क्या है, नियम के विरुद्ध है, परंतु यह नियम के क्या है, विरुद्ध है। ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। अतः क्या है, करड़ी में 3 क्या है, एक ध्यान रहे, करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 5, ध्यान रहे, अतः कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 भी एक परमेय संख्या होगी। एक बार फिर से देखें, परमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होते हैं। मान लेंगे कि 5 कड़ी में 3 एक परमेय संख्या है। ओके, 5 कड़ी में 3 क्या मान लें, एक परमेय संख्या है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर P/Q, क्योंकि परमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो कड़ी में 3 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, P/Q माइनस 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इस तरह देखा जाए, P/Q और -5 एक परमेय संख्या है, तो इसका अंतर भी परमेय संख्या होगा। जब P/Q और -5 परमेय संख्या हैं, तो इनका अंतर भी क्या होगा, एक परमेय संख्या ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दें, तो जब ये सब परमेय संख्या होगी तो कड़ी में 3 भी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। ओके, अब ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, यह क्या है, परंतु ये बीजगणित के नियम के विरुद्ध है। ये क्या है, बीजगणित के नियम के विरुद्ध है। अतः कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है। जब कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है तो ध्यान दें, 5 प्लस कड़ी में 3 भी एक अपरमेय संख्या होगी। अतः आप लोगों का ये क्वेश्चन हल हो गया। इस तरीके से आप सभी लोगों को इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, बस सीधा यही फैक्ट आप लोग लगा लीजिए, आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन का जवाब आसानी से मिल जाने वाला है। आइए देखते हैं अगला एक लास्ट क्वेश्चन। देखिए, इस तरीके से ये आप लोगों का चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर का कोई भी सवाल आपसे बचने वाला नहीं है। आइए देखिए, लिखा है, व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 क्या है, एक भाज्य संख्या है। चलिए हम आपको बता दें, किसी एक फैक्ट समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही अच्छी लाइन है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप कहीं भी आसानी से हल कर सकते हैं। लिखा है, किसी भी संख्या का यदि 2 गुणनफल हो, मतलब क्या हो, 2 गुणज हो, किसी भी संख्या का यदि 2 गुणज हो, ठीक है, तो वह संख्या
दो गुणज हो या अधिक हो, अधिक गुणज हो, ठीक है, दो गुणज या अधिक गुणज हो, ठीक है, ये बात ध्यान रहे, दो गुणज या अधिक गुणज हो तो वह संख्या क्या होती है, भाज्य होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, भाज्य होती है, ये आपका एक फैक्ट है, इस बात को समझे। अगर किसी भी संख्या का यदि दो गुणज या दो से अधिक गुणज हो तो वह संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। हालांकि जबकि हमारे सवाल में दिया हुआ है क्या, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11, ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है। आप इसमें देख सकते हैं कितने गुणज हैं, 1 2 3 4 5 हैं, इधर भी 2 गुणे 11 है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ कॉमन हमको मिल रहा है, देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, ध्यान दें, कॉमन हमको मिल रहा है 11 और 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 और 11 है, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 11 मिला आपको, फिर 17 गुणे 5 गुणे 3 प्लस 1 मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से 2 गुणे 11 और ये आपको मिल गया 17 गुणे 5 गुणे 3 और प्लस 1 मिल गया, तो 17 पाँचे क्या होता है बच्चों, 17 पाँचे यहाँ का हो गया 85, ठीक है, गुणे में आपका 3 प्लस 1 देख लीजिए ध्यान से, तो 3 पाँचे 5 8 तरीके 24, 3 पाँचे 15 8 तरीके 24 1 25, यानी कि 200 क्या हो गया 55 प्लस 1 यानी हो गया 256, ठीक है, यानी 2 गुणे 11 गुणे हो गया 256। क्या आप बता सकते हैं कि यह 2 से अधिक गुणज है कि नहीं है, जब 2 से अधिक गुणज हो गया तो यह एक क्या है, यह एक क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरीके से देखिए आप सभी लोगों के सामने हमने अच्छे से बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों को वीडियो पेश किया है। देखिए एक बार इस सवाल को फिर से देख लें, व्याख्या कीजिए 17 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 गुणे प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। हमने बताया किसी भी संख्या का यदि 2 या 2 से अधिक गुणज हो तो वह संख्या क्या होती है, भाज्य होती है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। जबकि 17 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 लिखा हुआ है, तो इस दोनों में हमको कॉमन फैक्टर मिल रहा है 2 गुणे 11। इसके बाद इसको देखते हैं 17 गुणे 5 गुणे 3 प्लस 1 बचता है, इसका क्या करें, मल्टीप्लाई प्लस 1 कर दें, तो देखिए 17 5 85 गुणे 3 प्लस 1, तो 85 गुणे 3 करें, 5 3 15 को 5 5 8 तरीके 24 1 25 यानी 255 प्लस 1 हो गया, इसको जोड़ दें 256, ध्यान दें, तो 2 गुणे 11 गुणे 256, अतः यह क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी लोगों को इस चैप्टर का बहुत ही आसानी से बता दिया गया और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है इसको आप हल करें। कुछ होमवर्क हम आपको देते हैं, आप लोग कृपया लगाने का पूरी कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि लीजिए ये आपके होमवर्क रूप में सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक परमेय संख्या है। दूसरा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध करके आप लोगों को बताना है। अब अभी लोगों को अभी क्वेश्चन आपको हल कराया गया था, उसी आधार पे आपको लगाना है। अभी बताते हैं कौन सा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का लसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब अभी इसके बाद है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या अभाज्य होगी यह आपको बताना है कि 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 8 होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखिए निम्न में से परमेय संख्या इसमें से कौन है, कड़ी में 9 या कड़ी में 3 या कड़ी में 10.1 या 0.1011101110। इस सवाल को आपको हल करने हैं और हल करके आपको कमेंट में जवाब जरूर से जरूर देने हैं। जो सवाल आपको ना आए आप उस पर टिक लगा के निशान लगाकर हमारे
चैनल पर भेजने का पूरी कोशिश करें। हम आपको उसका जवाब पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे। हमारे प्यारे साथियों, एक बार हम और आप सभी लोगों का विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने साथियों, दोस्तों, यारों जो भी हैं सभी को ये वीडियो शेयर करें और बोले कि इस चैनल पर आप सभी को पूरी बोर्ड की तैयारी का जिम्मेदारी लिया जा रहा है। एक दिन में एक चैप्टर आपको तैयार कराया जाएगा और पूरी बेस के